हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के 1 और ठीक 1 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स पहले तो एक बार जल्दी से क्लास में लाइव आ जाइए, ठीक है। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए लाइक करके, ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके, ठीक है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। और जैसा कि मैंने सैटरडे में अनाउंस किया था कि आज से जो आपकी क्लास होने वाली है वो फुल टू एनसीईआरटी बेस्ड होगी, फुल टू एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और ये क्यों होगी, इसके मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे लाभ बहुत सारे मैं आपको बता चुकी हूँ सैटरडे में। कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, एनसीईआरटी हमने क्यों शुरू करी? पिछले 1-1.5-2 साल से हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, हमने कई बार थ्योरी पढ़ ली। अब मैंने एनसीईआरटी सीरीज इसलिए शुरू करी क्योंकि अब जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि हमें छोटे बच्चों की एनसीईआरटी की बुक से मिल जाते हैं क्लियरली। आप एक यूपीएससी का एग्जाम भी देने बैठते हो तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी होती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आफ्टर दैट आप क्या हो जाते हो, प्रिपेयर हो जाते हो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ ली। एनसीईआरटी कोर होता है, कोर इन द सेंस अगर आपने उस चीज को पूरे अंदर तक घोल कर पी लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं जाता, ठीक है। एट द लास्ट सारी चीजें हमें वहीं से मिल जाती है। एनसीईआरटी सेशन को शुरू करने का एक मेन मकसद ये भी था क्योंकि ये क्लास जो है फॉर ऑल एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CCC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उस कंप्यूटर वाले एग्जाम के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको ये वाला सेशन बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको अपने पास कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना है। कॉपी और पेन आपके पास होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आज से पहले आपने नोट्स नहीं बनाया तो बुड़बम सब कुछ भूल जाओ, आज से उस चीज को एक नई दिशा में लेना शुरू करते हैं। क्लास जो इंक्लूडेड करेगी एनसीईआरटी के सारे क्लासेस के फॉर्मेट को देखकर होगी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। सारी क्लासेस के आपकी एनसीईआरटी का समावेश इस क्लास में अब आपको आगे आगे मिलता रहेगा। चलिए, तो ज्यादा टाइम यहाँ पे ना गवाते हुए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्लास आपकी आज से स्टार्ट होती है क्लास 1 के साथ। शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम कंप्यूटर के पूरे बेसिक को लेकर, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं कंप्यूटर की बात करती हूँ तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अब कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ शड़बड़ वाले कमेंट नहीं करना है आपको, ठीक है। यमलोक आ गए और यमराज आ गए, फालतू की बातें नहीं। कोई चीज अगर नहीं पढ़ाई जा रही है ना, नए तरीके से, तो उसको एंजॉय करके पढ़ो। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है। देखो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, कंप्यूटर क्या होता है? नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इंसानों की गणनाओं को या इंसानों की कैलकुलेशन को, इंसानों के काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर पर बैठ के आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। पहले क्या काम था? पहले हमें पेपर में चीजों को संजोग के रखना पड़ता था। नहीं, नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेकर चलो। पहले आपको क्या करना पड़ता था? जब मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, जब लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होते थे, तो पहले के टाइम में आपको तैयारी करनी होती थी एग्जाम की। हम बुक रखते थे, इतनी बड़ी बड़ी बुक रखते थे, ऑफलाइन जाते थे। जो बच्चा ऑफलाइन नहीं जा पाता था पढ़ाई करने के लिए, वो घर में बहुत सारी बुक को इकट्ठा करके रखता था। प्रीवियस ईयर के, पुराने साल के पेपरों को लाकर इकट्ठा करता था। पता चलता था कि भाई 2-3 दिन हुए, पता चला वो चूहा कुतर के ले गया। कछुआ छाप मॉर्टिन लगाई हुई है, मॉर्टिन लगे लगे वो सारे के सारे कागज राख बन गए। क्लियर? तो उन चीजों में थोड़ा अप ओवरकम आते हुए, आगे के साइड बढ़ते हुए, जब हमारा देश आधुनिक हुआ तो हमने इस कंप्यूटर नामक चीज का क्या करा? शुरुआत करा या इसको बनाया, आविष्कार किया। जब कंप्यूटर बना तो ये एक ऐसी मशीन बनकर तैयार हो गई जिसके अंदर वो कागज वाले टुकड़े जो आपने अभी तक एक हार्ड कॉपी के रूप में एक कागज के तौर पर बाहर रखे हुए थे, अब आप उन सारी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब आपको ना ही किसी चूहे से खतरा रहेगा, ना ही कोई आग लगने का खतरा रहेगा। अब आप बोलोगे मैम आग तो कंप्यूटर में भी शॉर्ट सर्किट लग सकता है, चूहा कुतर सकता है कंप्यूटर का तार, तो बेशक, लेकिन उसका डेटा का बैकअप होगा ना आपके पास। आप इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग पर डाल देते हो,
हमारी फोटो जब हम अपने फोन का फॉर्मेट मारते हैं तो अपनी डाटा को क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं, गूगल फोटोज पर डाल देते हैं, और जब फोन फॉर्मेट लग जाता है तो वो वापस से आ जाती है। तो अब आपका डेटा कहीं पे भी नहीं जाएगा। आपकी जिंदगी को बहुत ही आरामदायक बनाने के लिए कंप्यूटर का निर्माण हो चुका है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर एक मशीन है जो कि आपके काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। यहां पर अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की, तो बिल्कुल कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। बिजली का इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर किया गया। बिना बिजली की आपूर्ति के आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अब अगर आप कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसे सर्किट को पहुंचा रहे हैं, हमारे पास किसी भी जरिए से विद्युत जा रही है, अगर बिजली जा रही है कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस किस तरीके से जा रही होगी? कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से तरीके से जा रही होगी? तो शुरुआत करते हैं पहली जनरेशन के साथ। कंप्यूटर का जब फर्स्ट जनरेशन आई, कंप्यूटर की जब पहली पीढ़ी आई थी, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर केवल और केवल बिजली की आपूर्ति के लिए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर की जब पहली जनरेशन आई तो हमने बिजली की सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स का इस्तेमाल किया गया पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी के अंदर। अब आगे आगे क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। लोगों को इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे घर में जो बल्ब लगी होती है, अगर वो बहुत टाइम तक जली रहे तो वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, हीटिंग होती है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो वही दिक्कत पहली जनरेशन के कंप्यूटर के साथ आई। उसमें लगी हुई बल्ब, ऐसा तो नहीं है एक बल्ब से कंप्यूटर चल रहा है भाई, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, एक रूम के जितने बड़े होते थे। तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारी बल्ब चाहिए होती थी, तो भैया वो कमरा ही भट्टी बन जाएगा। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए दूसरी जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, दूसरी जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया और हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो दूसरी जनरेशन में हमने जिसका आविष्कार किया, जिस चीज का इस्तेमाल किया बिजली की आपूर्ति के लिए, उसको क्या कहा गया? उसको ट्रांजिस्टर कहा गया। अब ट्रांजिस्टर के अंदर छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उन सर्किट की मदद से आप बिजली की आपूर्ति कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। देखो, जब तक कोई चीज नहीं बनती है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन जब सामान बनने शुरू हो जाते हैं तो हम उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो इससे भी अच्छा हो सकता है, तो और आगे करते हैं। तो हमें जब पता चला कि मैं ट्यूब से अच्छी ट्रांजिस्टर बना सकती हूं, तो क्या मैं ट्रांजिस्टर से भी अच्छा कुछ बना सकती हूँ? क्योंकि ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए मुझे बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ती थी। तो अब मैंने जगह की जरूरत मेरे को कम पड़े, बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छे से हो सके, जल्दी जल्दी से हमारा कंप्यूटर काम कर सके, जितनी जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उतनी जल्दी से कैलकुलेशन होगी। तो इस काम के लिए थर्ड जनरेशन के अंदर जब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई, जब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी आई तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया थर्ड जनरेशन के अंदर। इसको आईसी चिप बोला जाता है। और ये कौन सी धातु की बनी होती है? ये सिलिकॉन धातु की बनी होती है। किसका आविष्कार किसने किया वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, उसको हम पढ़ेंगे कल या परसों, ठीक है। इसलिए उस पर फैक्टर पे मत जाना, बेशक क्लास के लास्ट में 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगी, पर अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तीसरी जनरेशन में बनती है और ये कुछ इस प्रकार की थी। इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। पहले मुझे एक एक ट्रांजिस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ रही थी, ज्यादा जगह थी। अब मैंने एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को लगा दिया, तो अब मेरी वो जगह, मतलब जो जगह ज्यादा हो रही थी, अब मैं कम जगह में भी बड़े अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली की आपूर्ति कर सकती हूँ। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करती हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो तीसरी जनरेशन के अंदर 2 प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट आई। 2 प्रकार से आईसी चिप का निर्माण किया गया, एक एसएसआई थी और एक एमएसआई थी। एसएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एमएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडियम स्केल, एमएसआई की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट।
क्लियर है? तो ये दो प्रकार के सर्किट आपकी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जब थर्ड जनरेशन आई तब आई थी। क्लियर? अब आते हैं, अब आईसी चिप से भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब हमको एक ऐसी चिप चाहिए थी, क्योंकि भाई अब लोगों ने क्या करा, कंप्यूटर बनाना धीरे धीरे कम कर दिया। अब लोग थोड़ा लैपटॉप की तरफ बढ़े। भाई पहले कंप्यूटर का निर्माण होता था, एक घर में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते थे, लैब के अंदर स्कूलों में कंप्यूटर लगे होते थे, कॉलेज में कंप्यूटर लगे होते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ग्रोथ करनी शुरू करी तो लैपटॉप बनाना शुरू करा। अब लैपटॉप के लिए अलग से थोड़ी ना आईसी चिप अलग से घुमा कर लेकर जाओगे। भाई लैपटॉप में सीपीयू देखा है? लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर तो अलग से सीपीयू आता है, ठीक है, डिब्बा आता है, उसके अंदर सारी चीजें लगी हुई होती है, आपकी हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी होती है, आपकी सारी मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर लगी होती है। लेकिन जब लैपटॉप आए तो हमको क्या चाहिए था, हमको मदरबोर्ड जो होती है, मदरबोर्ड मम्मी वाली बोर्ड, घर में मम्मी होती है ना, सारे बच्चों को संभाल कर रखती है, ऐसी ही मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड के अंदर कंप्यूटर के अंदर लगने वाली हर एक चिप को संजोग के रखा जाता है। तो मदरबोर्ड हमारे लैपटॉप जो होता है ना, लैपटॉप पे जहां हम टिपर करते हैं, नहीं, जहां पर हमारे बटन होते हैं, जहां पर हमारा कीबोर्ड होता है, उसके नीचे के साइड मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड पर एक प्रोसेसर लगा होता है, वही आपका एक सीपीयू की तरह काम करता है। तो यहां पर जब हमने छोटे आकार में कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया तो फोर्थ जनरेशन के अंदर हमने इसी बिजली आपूर्ति के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए किसका निर्माण करना शुरू किया, तो यहां पर हमने माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाना शुरू किया। तो यहां पर कौन सी चिप आती है, यहां पर माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसको कौन सी कंपनी लेकर आती है, इंटेल कंपनी 4004 के नाम से लॉन्च करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार हुआ कब, इसका आविष्कार होता है चौथी जनरेशन के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर चिप कुछ इस प्रकार से दिखती है और यहां पर भी इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और चारों कोनों में लगे होते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ चीज आपने देखी होगी, ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। तो थर्ड जनरेशन के अंदर स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड आया, वहीं फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI का निर्माण हुआ। यहां पर जिस सर्किट का इस्तेमाल किया गया वो कौन सा था, वो था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वो कौन सा था, वेरी लार्ज स्केल, उसको बोला गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहां पर फिर VLSI आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, भाई हमने लैपटॉप भी बना लिया, फिर भी हम तो मानव है, हम तो ना रुके, हम तो इससे और आगे जाएंगे। अब हमने लैपटॉप भी बना लिया, अब किसी बंदे के दिमाग में ये चीज आती है कि भाई कंप्यूटर हम बना रहे हैं, कंप्यूटर एक इंसान की तरह ही काम कर रहा है। पहले हमसे कोई कहता था कि भाई इसको जोड़ देना, जरा 2 और 2 का हिसाब कर दो, जरा कितना हुआ, मंथ में कितना, पूरे महीने का हिसाब करके बता दो कितना हुआ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम कंप्यूटर से कर देते हैं, कंप्यूटर से सारा काम हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाओ, सारे फाइल का फॉर्मूला लगाओ, आपका सारा जुड़कर आ जाएगा हिसाब किताब। तो ये चीज अब कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया। अब एक व्यक्ति होते हैं जॉन मैकार्थे नाम के, उनके दिमाग में ये चीज आती है कि जब हम सारा काम कंप्यूटर से करवा रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी जैसी तकनीक, इंसानों की तरह चलना, इंसानों की तरह बोलना, इंसानों की तरह हंसना, इंसानों की तरह रोना, इंसानों की तरह दिखना, ये सारी चीजों को प्रोग्रामिंग के तौर पर बनाकर एक कंप्यूटर के अंदर डाल दें। तो जब ये चीज चली कि एक रोबोट का निर्माण करना चाहिए, जब एक रोबोट के बारे में बातें चलनी शुरू हुई, तब वो काम 5वीं पीढ़ी के अंदर हुआ, कंप्यूटर की 5th जनरेशन के अंदर हुआ। अब रोबोट्स के अंदर भाई माइक्रो प्रोसेसर चिप तो लगने से रहा है ना, चिप तो होता है, पर इस चिप के साथ एक और चीज को जोड़ा गया, और जो चीज माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ जोड़ी गई वो कौन सी थी, तो वो अब यहां पर देखते हैं। बताओ जरा मुझे फटाफट से, 5th जनरेशन के अंदर कौन सी चीज को या कौन से चिप को जोड़ा गया था, कौन बताएगा? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी चीज को जोड़ा गया था? रवीना जी वही क्लास है बच्चा, हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसको जोड़ा गया था इसके अंदर, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ओके ओके ओके, यमराज जाट जी ये क्लास उसी के लिए है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये क्लास आपकी उसी के लिए हो रही है। ठीक है, हरियाणा की क्लास बिल्कुल भी आप लोगों की वो नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है। हरियाणा की क्लास आपकी चलेंगी, वैसी चलेंगी जैसे चलती आ रही है। ये क्लास भी वही है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफायर कर दिया गया है। क्लियर है, बिल्कुल। 5th जनरेशन के अंदर क्या होता है, तो 5th जनरेशन के अंदर ULSI का निर्माण किया जाता है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI। इसी के साथ इसमें एक और चीज जुड़ती है, वो कौन सी है, उसको बोलते हैं हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है, जिस पर आधारित सोफिया बनाई गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोबोट को बनाने की तकनीक 5वीं पीढ़ी के अंदर आती है। रोबोट को बनाने की तकनीक 5वीं पीढ़ी के अंदर आती है, और इसका निर्माण करने वाले, या आप बोल सकते हो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है, तो जॉन मैकार्थी। इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फॉर्मूला अपनाया था। ठीक है, तो ये 5वीं पीढ़ी के अंदर आती है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई ये सारी चीजें आप लोगों को? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये सारी चीजें नोट कर रहे हो आप, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो यहां तक ये चीजें क्लियर है कि भाई पहली पीढ़ी में क्या आया, दूसरी पीढ़ी में क्या आया, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में क्या आया। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर हमारी बातें समझता कैसे है। अभी तक तो हमने बात करी कंप्यूटर के अंदर बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारी भाषाएं समझता कैसे है। कंप्यूटर हमारी भाषा या हमारी बातें कैसे समझता है। तो देखो, दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन अगर चाहिए तो एक भाषा को होना बहुत जरूरी है। मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जो भाषा बोल रही हूँ वो आप समझ सकते हो। आप जो कमेंट कर रहे हो मैं उसको समझ सकती हूँ, क्यों? क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो मुझे भाषा आती है। भाई अगर मैं यहाँ पर चिंग चा चिंग पोकली बोलूं तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर आप ऐसे कमेंट करो तो ना मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो वही वाली चीज हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्लास आज तो नहीं है रवीना जी, देखो मेरी क्लास तो चल रही है ना, ये वही वाली क्लास है जो हरियाणा की 1 बजे चल रही थी। ठीक है, बस इसको एक नए तौर पर शुरू किया गया। कल से आपकी टोटली उसी टाइम पर चलेगी जिस टाइम पर चलती थी। तो कंप्यूटर की भी भाषाएं होती हैं, कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर से भी हम वार्तालाप कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी भाषाएं होंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, अब उस पर बात करेंगे हम। कंप्यूटर की बातें या कंप्यूटर का हमारे साथ कनेक्शन कंप्यूटर की भाषा की मदद से होता है। और कंप्यूटर को अगर मैं बांटूं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को अगर मैं बांटती हूं, तो कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की भाषा होती है। कंप्यूटर के अंदर 2 प्रकार की भाषा होती है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर एक होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज जिसको निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है, जिसको निम्न स्तरीय भाषा बोला जाता है। और दूसरी होती है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड वन इज, दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? हाई लेवल लैंग्वेज जिसको उच्च स्तरीय भाषा बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसको उच्च स्तरीय भाषा बोला जाता है। तो कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से भाषाओं को बांटा जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें यहां पर समझते हैं और जो थोड़ा डीप है उसको थोड़ा आगे देखेंगे। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी होंगी? वो भाषाएं जो कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के पास 2 भाषाएं होती हैं। एक होती है मशीनी भाषा, कंप्यूटर इसको बड़ी आसानी से समझ लेता है 0-1। दूसरी होती है इसमें असेंबली भाषा। असेंबली भाषा बेसिकली एक कोड होते हैं, बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्दों का चयन करके बनाए गए कोड। एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल। तो ये सारी चीजें आती है असेंबली भाषा में। हाई लेवल उच्च स्तरीय भाषा में वो सारी भाषाएं आती हैं जिनका इस्तेमाल कर कर आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी? फॉर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन भाषा है, कोबोल है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, जावा है, सी है, C++ है, C# है। बहुत सारी भाषाएं हैं जो उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएंगी। क्लियर है यहां तक? हाँ, भाषा अनुवादक नहीं, अरे वो सारी चीजें आपकी आती है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अभी हम भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है सारी चीजें? हाँ, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों चीजें आपकी क्या होती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वो अलग चीज है, उसको इसमें मत घुसाओ ना ना।
पीडीएफ की पहले चाहिए, इस बार आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर आपसे कोई पूछे ना कि कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो अपने नोट्स दिखा देना कि ये वाली बेस्ट है, ठीक है। इस बार आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ की बिल्कुल भी आशा ना रखें ना, ठीक है। आपको बनाने हैं इसमें नोट्स, और डेफिनेटली एनसीईआरटी के नोट्स है, इससे बेहतर मिल ही नहीं सकते। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं कंप्यूटर की भाषा को जनरेशन के आधार पे बांटूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना, एनसीईआरटी बूस्टर, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा को इसकी पीढ़ी के आधार पर बांटती हूं, जनरेशन के आधार पर बांटती हूं, तो कैसे बटेगा। नंबर 1 यहां पर लिखना है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1 में आपको लिखना है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के लिए कौन कौन सी भाषा का आविष्कार किया गया। अभी तक आपने केवल पीढ़ियों के बारे में सुना है, इसमें क्या क्या चीजें आई, क्या क्या चीजें नहीं आई, लेकिन अब हम भाषा के बारे में बात करेंगे। केवल पहली पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की कौन सी भाषा का आविष्कार किया गया, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो कि 1942 से 1955 तक चली थी, इसके अंदर आपकी मशीनी भाषा का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर बड़ी आसानी से मशीनी भाषा को समझ सकता है, उस पर काम कर सकता है। अच्छा, क्यों कर सकता है, आपने कभी सोचा। हम बात करते हैं कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। अभी ढूंढ लेना मोनिका शर्मा जी को, वेयर आर यू फ्रॉम, अभी पूछ लेना, भाई रुक जाओ थोड़ी देर, हाँ ठीक है, अभी पहले पढ़ लो, हाँ बाद में वार्तालाप कर लेना, मैं 5 मिनट दे दूंगी, आप पूछ लेना एक दूसरे से, ठीक है, जो भी आपको पूछना है। चलो हम बात करें, हाँ क्लास नहीं हुई है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। आज थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा भी बन रहा है ना, बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। कल से आपका शेड्यूल एज यूजुअल होगा। हरियाणा की जो भी क्लास चलती थी वो पूरी उसी प्रकार से चलेगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मशीनी भाषा का आविष्कार हुआ। मशीनी भाषा कौन सी होती है, 0 और 1 होती है। 0 और 1 को बाइनरी, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बाइनरी डिजिट के नाम से भी 0 1 को जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर पहले तो मेरे को लगता था क्लास के अंदर केवल गुड़िया और कौन है वो, डोरेमोन, दोनों ही बात करते हैं। अब तो सारे के सारे बतियाने ही बैठ जाते हो, हाँ बतिया ही लो, तो पंचायत ही लगा देते हैं। चलो तो यहाँ पे हम बात करें बाइनरी डिजिट। अच्छा, आपने सोचा कि कंप्यूटर केवल 0 1 क्यों समझता है, कंप्यूटर को और कोई भाषा क्यों नहीं समझ में आती। कंप्यूटर केवल 0 1 ही क्यों समझता है, इसको और कोई भाषा समझ में क्यों नहीं आती है, तो यहाँ पर देखना, क्योंकि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, और जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, बिजली से चलने वाली मशीन होती है, उनके अंदर स्विचेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, उनके अंदर स्विचेस लगे होते हैं। तो या तो वो स्विच ऑन होते हैं या तो वो स्विच ऑफ होते हैं। या तो करंट आएगा पास होगा, या तो नहीं आएगा बंद हो जाएगा। तो ऑन के लिए हम 1 का इंडिकेशन देते हैं, ऑफ के लिए हम 0 का इंडिकेशन देते हैं। इसलिए कंप्यूटर आपका 0 1 पर चलता है। 0 1 बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को बाइनरी डिजिट बोला जाता है, और बाइनरी डिजिट को ही बिट बोला जाता है। तो ये पूरी कहानी पहली जनरेशन की थी, ठीक है। चलो आगे चले। ओके ओके ओके, बिल्कुल आपकी जितनी भी दिक्कत परेशानी है, थोड़ी देर रुकना, पहले इन चीजों को कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अभी पहले क्लास के साथ साथ आप बने रहो, क्लास को अच्छे से ले लो, 20 मिनट और बहुत अच्छे से पढ़ाकर, उसके बाद में आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी दिक्कत है उसको समझ लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन ही होता है, ठीक है। अगर टीचर पढ़ा सकता है तो डांट भी तो सकता है, नहीं डांट सकता क्या। चलो पहली जनरेशन की ये वाली कहानी थी। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन पे, दूसरी जनरेशन पे आते हैं। फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर होती है कंप्लीट भाषा के आधार पर। अगर बात करती हूँ कंप्यूटर की, अगर मैं सेकंड दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करती हूँ, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था, यहां पर नोट करना। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के बारे में, है ना, भाषा बंद तो 1950 में जा चुकी थी। मतलब अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करती हूँ, हालांकि सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 तक का था, ठीक है, लेकिन अगर मैं भाषा की बात करती हूँ तो इसमें 1950 में बनी, 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित, 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इंग्लिश पर आधारित असेंबली भाषा का
असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज या असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो असेंबली भाषा कब आती है? ये आपकी आती है 1950 के अंदर इसका इन्वेंशन हो गया था और इस भाषा का इस्तेमाल किया गया सेकंड जनरेशन के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां पर लिखना जो आपकी असेंबली भाषा है उसको, असेंबली भाषा को ऐसे छोटा नोट्स बनाकर लिखना। असेंबली लैंग्वेज या असेंबली भाषा को सिंबॉलिक भाषा भी बोला जाता है, चिन्हात्मक। क्या बोला जाता है इसको सिंबॉलिक भाषा भी बोला जाता है। असेंबली भाषा को सिंबॉलिक भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, असेंबली जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बड़े बड़े शब्दों के लिए छोटा शब्द, एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लीकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव, तो ये सारी चीजें दूसरी जनरेशन के अंदर आई। ठीक है, तीसरे के अंदर चलते हैं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। आगे देखो, यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, ये चीज हो गई नोट। अब आते हैं हम तीसरी जनरेशन के अंदर। फटाफट आप भी बताया करो, आप तो पढ़ चुके हो ना, जल्दी से बताया करो। अच्छा, तीसरी जनरेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, थर्ड जनरेशन के अंदर, तो तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी भाषा का आविष्कार हुआ था? तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी भाषा का आविष्कार किया गया था? इसका ईयर हालांकि 1964 से 75 है। आपको बुक में अलग मिलेगा तो घबराने की बात नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, लगभग होते हैं, आसपास होते हैं। ठीक है, चलो यहां पे अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के अंदर, तो 1960 पर आधारित कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय का मतलब है यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार, हाई लेवल लैंग्वेज का उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार किया गया। अब उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार होता है कब? तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के अंदर। सबसे पहली भाषा कौन सी बनती है? फोर्टेन। फोर्टेन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? फोर्टेन की फुल फॉर्म हो जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टेन की फुल फॉर्म हो जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका आविष्कार जॉन बैकस नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। मैथ्स के फॉर्मूले लगते हैं बकवास, तो बैकस याद रखना, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, बिल्कुल, जॉन बैकस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फोर्टेन की अगर मैं बात करती हूँ फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है? चलो दूसरी बात करती हूँ दूसरी भाषा की, तो दूसरी आती है इसके अंदर कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोबोल भाषा का आविष्कार बिजनेस, व्यापार के लिए किया गया और इसका आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस हूपर मूरे। क्या नाम है इनका? ग्रेस हूपर मूरे। मुरमुरे खाते थे ये। ग्रेस हूपर मूरे नाम के व्यक्ति ने कोबोल भाषा का आविष्कार किया। याद रख लेना, ऐसे मुरमुरे खाते हुए उन्होंने सोचा कि अरे वाह, मुरमुरे की तो हम लाई बना सकते हैं। लाई जानते हो अब क्या होता है? मुरमुरे के लड्डू नहीं बनते, वो जो गुड़ होता है, गुड़ को पाक देते हैं, गुड़ का वो बनाते हैं ना, गुड़ को पिघला देते हैं और उसमें मुरमुरे डाल देते हैं। मुरमुरे को जानते होगे आप क्या होता है? चावल होता है ना, उसको फुला के वो मुरमुरे बनते हैं। तो मुरमुरे खा के उन्होंने सोचा कि चलो हम व्यापार करते हैं, अब इसको लड्डू बनाते हैं, इसके व्यापार करते हैं इस चीज का। तो याद रखना, व्यापार के कोबोल भाषा का आविष्कार ग्रेस हूपर मूरे के द्वारा किया गया। अच्छा, अगर सन की बात करते हैं, फोर्टेन भाषा को 1957 में बनाया गया था और कोबोल भाषा को 1959 में बनाया गया था। अब आपका एक क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन आपका होगा जो कि बिल्कुल लाजमी है कि मैम जो ये तीसरी पीढ़ी है वो तो 1964 से लेकर 1975 तक है और जो कोबोल और फोर्टेन है ये तो इससे पहले आविष्कार हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, मैं मना नहीं करती, लेकिन इन भाषा का कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल तीसरी जनरेशन के अंदर हुआ। ये भाषा बन तो पहले चुकी थी, लेकिन इन दोनों भाषा का आविष्कार कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए तीसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के अंदर हुआ था। क्लियर है?
क्लियर है सारा? थर्ड जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। कौन कौन सी भाषाएं इसके अंदर आ जाती हैं तो नोट कर लेना। फोर्टेन हो गई, कोबोल हो गई, और भी भाषाएं हैं इससे अलग, उनको लिख लेना फटाफट से। ठीक है, बेसिक पास्कल PL1 यहां पर लिख लेना, बेसिक पास्कल PL1। तो ये कुछ एटसेट्रा, ये कुछ भाषाएं हैं जिसका आविष्कार तीसरी पीढ़ी के अंदर हुआ था। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट और भी चीजों को देखेंगे। थर्ड जनरेशन हो गई है, तो अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन के अंदर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के अंदर चलते हैं। तो यहां पर नोट करना है आपको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहां पर नोट करना है आपको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, है ना, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। अब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी भाषाओं का आविष्कार हुआ, कौन कौन सी चीजें आई, उसको देखेंगे। उससे पहले इसके ईयर देख लेते हैं। इसके ईयर की मैं बात करती हूं तो 1974 ना, 1974 तक, 75 तक था। 1975 से 1989 तक कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन चली। इसको नोट करना, 1975 से 1989 तक कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन चली। अच्छा, इसमें कौन सी भाषा आती है? इसके अंदर आती है आपकी क्वेरी भाषा, क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आती है आपकी क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी आती है? क्वेरी लैंग्वेज आती है, क्वेरी लैंग्वेज। इसको क्वेरी ही बोलते हैं ना, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछने वाली। इसके लिए एक दूसरा भी नाम है, इसको डोमेन आधारित भाषा भी बोला जाता है, इसको डोमेन बेस्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है, या हम लिख सकते हैं इसमें डोमेन आधारित भाषा। इसको डोमेन आधारित भाषा भी बोला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ। क्लियर है? हाँ, यहां पर नोट करना है आपको, बिल्कुल यहां पर नोट करना है। इसके अंदर नॉन प्रोसीजरल, इसके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर नॉन प्रोसीजरल भाषा का आविष्कार होता है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है कोडिंग की शुरुआत आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर होती है। हम कोडिंग करते हैं कि हमको किस चीज का मतलब जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, किस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है उसके आधार पर हम भाषा का निर्माण करेंगे। सपोज आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है एंड्रॉइड के मोबाइल फोन पर, तो आप जावा भाषा का आविष्कार करोगे, मतलब जावा भाषा के ऊपर बनाओगे प्रोग्राम। अगर आपको डिस्क ड्राइवर बनाने हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे स्टाइलस है, अब मैं इस स्टाइलस से यहां पर लिख रही हूं, तो मैं यहां पर जो भी बना रही हूं, नहीं डोरेमोन बना दूं, यहां पर मैं कुछ भी तितली, बत्तख, कुछ भी यहां पर मैं बना दूं, है ना, कुछ इस प्रकार से। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, पर कुछ तो बन ही गया। अगर मैं यहां पर जो भी बना रही हूं तो ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका डिस्क ड्राइवर इस सिस्टम के अंदर है। अगर नहीं होता तो ये पेन नहीं चलता। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है, अगर मैं डिस्क ड्राइवर बनाना चाह रही हूं तो मैं पाइथन भाषा का आविष्कार करूंगी, पाइथन भाषा पे कोडिंग लिखूंगी। तो जैसे ही चीज को मैं बनाना चाहती हूं, जो मुझे आउटपुट चाहिए, उसी के आधार पर मैं भाषा का चुनाव कर सकती हूं। ये छूट मुझे मिली फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? बस यहां पर लिख लेना इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इसमें थोड़ी सी चीजें उनको लिख लेना। फोर्थ जनरेशन के अंदर इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट का फ्रंट पेज आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट की फ्रंट पेज वाली भाषा है। ठीक है, इसके अंदर और क्या आ जाता है? इसके अंदर JSP जावा सर्वलेट पेज आ जाता है। लिख लेना इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर या जावा सर्वलेट पेज, लिख लो। इसके अंदर SQL आ जाता है। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल डाटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का निर्माण भी चौथी जनरेशन के अंदर ही हुआ था। क्लियर है? फोर्थ जनरेशन। आगे चले, क्लियर हुई? चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वाली। आगे चलते हैं, तो फोर्थ यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद लिखना है फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करती हूं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आज के टाइम में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन
फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी भाषाओं का आविष्कार किया? कंप्यूटर की कौन सी भाषा का आविष्कार किया गया? अगर मैं बात करती हूँ फिफ्थ जनरेशन के अंदर, जो कि 1989 से टिल नाउ अब तक चल रहा है ना। अब आप कहोगे मार्केट में तो अवेलेबल है 10th जनरेशन के लैपटॉप, 8th जनरेशन के, 7th जनरेशन के, आप हमें 5 तक पढ़ाती हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5th जनरेशन आई उसके अंदर ये बोला गया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देंगे, हम एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देंगे, हम एक मशीन के अंदर इंसान की तरह काम करने वाली चीजों को डाल देंगे। ठीक है, तो जब ये चीजें या ये बढ़ावा दिया गया तो जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा हमारा 5th जनरेशन पूरा नहीं होगा। और बाकी जो लैपटॉप के अंदर 7th, 8th, 10th जनरेशन आ रही है वो 5वीं पीढ़ी पर ही आधारित है। ठीक है, चलो 5th जनरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर इस्तेमाल की गई भाषाओं को स्मार्टर का नाम दिया गया है। इसके अंदर इस्तेमाल की गई भाषाओं को स्मार्टर का नाम दिया गया है। इसको बोला जाता है कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्सपर्ट। आप ये कह सकते हो मानव एक्सपर्ट के द्वारा, मानव एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन की गई भाषाओं का, डिजाइन की गई भाषाओं का इस्तेमाल 5th जनरेशन के अंदर किया गया। भाषाओं का इस्तेमाल किसके अंदर किया गया? तो भाषाओं का इस्तेमाल 5th जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किया गया, जिनमें हमने सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखा, जिसमें हमने सबसे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखा, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ इसके फादर जॉन मैकार्थी हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो अब रोबोट के अंदर भाषा डालने की बात की गई तो उसका आविष्कार किसके अंदर हुआ? उसका आविष्कार आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर होना शुरू हो गया था। क्लियर है? आगे इसमें अगर उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं इसके अंदर आती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर पूछ ले कि ये भाषा कौन सी जनरेशन की है तो आप आंसर क्या दोगे? उदाहरण के तौर पर इस पर लिखना प्रोलॉग OPS 5, यहां पर लिखना OPS 5, प्रोलॉग, लिस्प और मरकरी। ये कुछ प्रचलित भाषाएं हैं, कुछ फेमस लैंग्वेजेस है जिसका इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी में किया गया। देखो एक अपवाद है, इसको नोट कर लेना कहीं साइड में नोट लिखकर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये उसी के लिए गौतम जी आप ले सकते हो इसे, गौतम बुद्ध जी। ओके ठीक है। हाँ, ये वाली मैं बात करी थी, एक नोट लिख लेना। जो मरकरी है ना, मरकरी भाषा के तौर पर तो 5वीं पीढ़ी पर इस्तेमाल हुई, पर मरकरी धातु के तौर पर पहली पीढ़ी पर इस्तेमाल हुई थी। लिख लेना, इसको नोट कर लेना कहीं साइड में आप जहां पर लिख रहे हो। मरकरी भाषा के तौर पर, मरकरी एक भाषा है, ये वर्णन हमें 5वीं पीढ़ी वाले कंप्यूटर में मिलता है, और मरकरी एक धातु के तौर पर पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर में इस्तेमाल हुई। क्लियर है? चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं कुछ। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, उन चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। हाँ, लिस्प, प्रोलॉग, लोगो तो खैर बहुत पहले हो गई थी। चलो आगे देखते हैं, आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर चलेंगे अपने MCQ की तरफ। यहाँ पर लिखना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में मैं लास्ट के 5 मिनट या लास्ट के 10 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगी, उसको लिख लेना। ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं NCERT की। नोट करना इसके अंदर, क्या नोट करोगे? डिजिटल डायरी यहां पर नोट करना। डिजिटल डायरी एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। डिजिटल डायरी एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट करना। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। सेकंड वन, माइक्रो मैक्रो ये कंप्यूटर पता है ना आपको, या एक बार समझ ही लेते हैं ना, कोई बात नहीं, एक बार समझ लेते हैं, कितना ही टाइम जाएगा। देखो, अगर मैं कंप्यूटर को उनके आकार के आधार पर बांटती हूं, अगर मैं कंप्यूटर को उनके साइज के आधार पर बांटती हूं, उनके आकार के आधार पर बांटती हूं, तो कंप्यूटर बेसिकली 4 आकार, मतलब 4 तरीके से बट पाएंगे। सबसे बड़े आकार वाले कंप्यूटर को बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़े आकार वाले कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक, साइंटिस्ट वगैरह इन सब के लिए किया जाता है वैज्ञानिक तौर पर।
सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे कौन से होते हैं? ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे कौन से कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनका इस्तेमाल एज अ सर्वर किया जाता है, सेवाओं को देना। इंटरनेट से हमें जो भी सेवाएं मिल रही हैं वो हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर से मिलती है। भाई बैंक है, आप घर में ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, पैसों को इधर से उधर लेन देन कर रहे हो ना। एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर देते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलते हैं, आधार कार्ड में करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, फोटो को चेंज करवाते हैं पर फिर भी वही आती है नहीं। चलो, तो ये जो सर्वर वाला काम होता है ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे आकार के होते हैं मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बड़े डेटा को संग्रहित करने के लिए या बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो जैसे बैंकिंग हो गई, रेलवे हो गई, इनके पास बहुत सारा डेटा है, उसको इकट्ठा करने के लिए मिनी कंप्यूटर आते हैं। सबसे छोटे आकार के होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे आकार के हमारे पास कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो। तो हमारे पास जो लैपटॉप होता है, जो स्मार्टफोन है, जो टैब है, वो सारी की सारी चीजें हमारी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती हैं। क्लियर है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। हम पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, सूक्ष्म कण, छोटी छोटी चीजों को, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। आगे चलिए, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। सारी चीजें क्लियर है ना, कौन कौन सी चीजें कौन सी होती है, कौन से कंप्यूटर के आकार क्या होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही आपको बोलूं कि कंप्यूटर को अगर मैं उसके काम के आधार पर बांटूं, उसके वर्क के आधार पर बांटूं, तो कंप्यूटर मेरे बेसिकली 3 आकार में बटेंगे, 3 प्रकार से बटेंगे, है ना, काम के आधार पर। एक कहलाएगा मेरा एनालॉग कंप्यूटर, एक कहलाएगा मेरा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा कहलाएगा मेरा डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? तो दूसरा कहलाएगा मेरा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा कहलाएगा मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा कहलाएगा मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, फिर फैक्ट पर चलते हैं। भाई कोई चीज अगर पढ़ रहे हो ना तो उसके हर एक शब्द के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो घुसेगी चीज दिमाग में, है ना। चलो, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल दाब मतलब प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। बेसिकली सिग्नल के लिए, अगर किसी प्रकार का मुझे तरंग सिग्नल चाहिए तो मैं एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करूंगी। दाब प्रेशर के लिए, टेम्परेचर तापमान के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल 0-1 वाली कोडिंग के लिए होता है। मतलब आंकड़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो हमारे घरों में कंप्यूटर है घरेलू इस्तेमाल के लिए, या आज जो हम ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। भाई 0-1 पे तो चलते हैं। ये थोड़ी ना बताता है कि आप काम कर रहे हो कि ये बताएगा कि भाई रेखा खींच देगा। ये जो बंदा काम कर रहा है उसका टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, सिग्नल थोड़ी ना दिखाता है ना। चलो, हाइब्रिड की बात करती हूँ तो हाइब्रिड कंप्यूटर सम्मेलन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एनालॉग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है और डिजिटल, दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को इसमें जोड़कर किसका आविष्कार होता है? दोनों कंप्यूटर की विशेषताएं जोड़कर हाइब्रिड बनता है। इसके अंदर कंप्यूटर ईसीजी मशीन होती है ना, दिल वाली जो धड़कन दिखाती है, वो इसी के अंदर आती है। पेट्रोल पंप पे जो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर, वो भी आपके हाइब्रिड कंप्यूटर ही होते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, ठीक है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कंप्यूटर, ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, जो चीजें समझ रहे थे अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल डायरी आपका एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार होता है। नोट करना है फैक्टा के बारे में। एक फैक्टा नाम का कंप्यूटर था फैक्टा नाम का कंप्यूटर था। इसका आविष्कार इंपॉर्टेंट है 1976 में हुआ। फैक्टा नाम का कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर था ये? तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर था। ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर था। इसका इस्तेमाल दोनों के लिए होता था, दोनों इन द सेंस इसमें सिग्नल भी दिखाई देते थे और इसमें आंकड़े भी होते थे। तो फैक्टा एक हाइब्रिड कंप्यूटर था जिसका आविष्कार 1976 में हुआ। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट लिखना,
फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है? अब तक आपने ये पढ़ा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर एक व्यक्ति को बोला जाता था। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर एक व्यक्ति को बोला जाता था। और अब आप बताओ फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। बताओ फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है? बताना जरा, मैं देखूं, चेक करती हूं आपको कितना पता है। आज तो ली है मैंने क्लास, प्रतिज्ञा में तो कंप्लीट हो गई। हाँ, केवीएस में चल रही है वो तो आज ली है मैंने। चलो, सुपर कंप्यूटर को बोला जाता है। अब भी ना पिटाई करूंगी, अभी मैंने कुछ बताया था आपको। सेवाओं को कौन देता है? तो जो सेवाओं को देगा वही तो पापा होंगे। अच्छा, घर में सेवाओं को कौन देता है? सेवा इन द सेंस आपको अगर कुछ भी चाहिए तो हम पापा के पास जाते हैं? नहीं। अगर एक चीज रियलिटी है, पता है क्या होता है, आप अगर पापा से कोई चीज मांगते हो, सपोज अभी वो नहीं दे सकते है ना, मना कर देते हैं, तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है ना कि पापा ने मना कर दिया, अब वो चीज नहीं देंगे, है ना। हम उनसे रूठ के बैठ जाते हैं, पर पता है उनके दिमाग में चल रहा होता है वो कि अच्छा मेरे बच्चे ने ये मांगा था, मुझे अब पैसे जोड़ने पड़ेंगे इसको लेने के लिए। और जब तक आपको वो चीज लाकर नहीं देते ना, तब तक उनके दिमाग में वो चीज चल रही होती है, पर वो हमको पता नहीं चलती है। मम्मी लोगों का क्या है, वो बोल देती हैं, है ना, लेकिन पापा लोगों का क्या होता है, वो बोलते नहीं है, वो अपने अंदर रखते हैं उन चीजों को। चलो, तो कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है? तो सेवाओं को कौन दे रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सेवाओं को दे रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर सेवाओं को दे रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे नोट करना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका एक फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर जाना जाता है। क्लियर है? कुछ और पॉइंट है, फटाफट लिखना उसको। बिल्कुल, एक आपका टाइड प्रीडिक्टर है ना, टाइड प्रीडिक्टर नाम का कंप्यूटर आया था, उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके जी, चलो आगे लिखना है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर है? यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, एक टाइड प्रीडिक्टर नाम का कंप्यूटर आया है ना, ये कंप्यूटर का नाम है। टाइड प्रीडिक्टर नाम का कंप्यूटर आया, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। टाइड प्रीडिक्टर एक एनालॉग कंप्यूटर के तौर पर आया। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? जो सिग्नल को दिखाता है। इसका काम क्या था? इसका काम था समुद्र में, सी में जो टाइड्स होते हैं, लहरें नहीं होती, सी में जो टाइड्स होते हैं उनको, उनका सिग्नल भेजना। इसका काम क्या था? इसका काम था समुद्री लहरों का सिग्नल भेजना। और इससे क्या पता चलता है? समुद्री लहरों पे बहुत चीजें डिपेंड होती है, हवा की गति उसी पर डिपेंड होती है, समुद्री लहरों पे तो बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ चक्रवाती आ जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब बहुत सारी चीजें, समुद्र में अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है तो हो सकता है भूकंप भी आ जाए। भूकंप भी आपने पढ़ा होगा, 2-3 तरीके का होता है ना, प्लेन्स पे आता है, और एक जो कि पूरे के पूरे जगह आता है, और एक जो सिर्फ समुद्र में आता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, डिपेंड्स ऑन सी। तो इसके लिए ये वाला कंप्यूटर आपका बनाया गया था। क्लियर है? नोट करना है यहाँ पर, ये चीजें लिख ली, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां पर लिखना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये 3 चीजें जो मैं आपको हमेशा लिखवाती हूँ, वही चीज यहां पर भी लिखनी है। सबसे पहले ऊपर लिखना आप इंस्ट्रक्शंस जिसको हिंदी में लिखा जाता है अनुदेश। इंस्ट्रक्शंस जिसको हिंदी में अनुदेश लिखा जाता है। इंस्ट्रक्शंस के बाद लिखना है आपको प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के बाद आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है प्रोग्राम। ठीक है, यहां पर नोट करना है आपको प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद आपको लिखना है क्या? प्रोग्राम के बाद लिखना है आपको सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के बाद आपको लिखना है यहां पे क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पर ये चीज नोट करना, अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये कुछ चीजें जो आपको यहां पर याद करनी है। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल उषा जी, ठीक है, चलो क्लियर है सारी चीजें। उमेश जी, बिल्कुल। रेगुलेशंस मीन प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल प्रोटोकॉल का मतलब यही होता है। क्लास कितने दिन चलेगी मैम? बताओ कितने दिन में कंप्लीट करवानी है कंप्यूटर? उतने दिन ही कर लेंगे,
हाँ, चलो क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, यहां पर और भी चीजों को देखकर चलते हैं। तो ये तो याद हो गया भाई, टाइड जो प्रिडिक्टर होता है, ये सी टाइडल, जो सी में समुद्री लहरें होती है उसको सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझ चुके हैं। तो बेसिकली आज हमने अपनी क्लास में ये मान के चलो आपने एक चैप्टर एक क्लास का पूरा कर लिया, और डेफिनेटली इसमें से बहुत सारी नई चीजें आपको मिली होंगी। तो जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। चलो, तो यहां पर देखना है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कुछ क्वेश्चन नए भी आएंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं साथ ही बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर ही ले, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसका पेपर ट्रिपल सी का है, ट्रिपल सी की मैंने क्लासेस ली है, ट्रिपल सी की मैंने क्लासेस ली है, एक बार आप उनको देख लेना, डाल देना ट्रिपल सी बाय प्रीति मैम, ट्रिपल सी क्लासेस बाय प्रीति मैम एग्जामपुर चैनल, तो अपने आप निकल के आ जाएंगी सारे। फर्स्ट का बी आंसर आ रहा है। अच्छा, फैक्टा बताया तो फैक्टा कर दोगे, कोलोसस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला विश्व का इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल भी है, वो कोलोसस था। इसकी कहानी मैं कल बताती हूँ, ठीक है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट नहीं है जीडी के लिए, बिल्कुल शुभम जी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है जीडी की, आप जाकर देख सकते हो एग्जामपुर पर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, कोलोसस था भाई, कोलोसस कोलोसस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कंप्यूटर का ग्रैंड फादर जाना जाता है, ग्रैंड फादर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड फादर तो रह गया था, दादाजी तो रह गए थे, दादाजी का देख लेना, इन चीज को देख लेना भाई। अगर आपसे ग्रैंड फादर बोलता है, ग्रैंड फादर दादाजी, तो दादाजी है सुपर कंप्यूटर, दादाजी हैं सुपर कंप्यूटर। और अगर आपसे केवल फादर बोलता है पापा जी, तो पापा जी हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो मैंने आपको पापा जी तो बता दिए थे, दादाजी रह गए थे। तो ग्रैंड फादर हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर और फादर हो जाएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्लियर है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुपर इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई क्लास यहां पर एंड करनी पड़ेगी, टाइम हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लो। डिजिटल डायरी इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, डिजिटल डायरी इनमें से कौन से प्रकार का कंप्यूटर होता है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर बताना है जल्दी से, यहां पर क्या होगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, थर्ड का बी, थर्ड का बी। डिजिटल डायरी कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो, अभी बताया था छोटे कंप्यूटर होते हैं, है ना। माइक्रो इसका बिल्कुल सही आंसर है, डायरी के रूप में छोटे कंप्यूटर जिसको फटाफट उठाया और निकल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहां पर, टाइड प्रिडिक्टर कौन से टाइप का कंप्यूटर है, टाइड प्रिडिक्टर कौन से टाइप का कंप्यूटर है। टाइड प्रिडिक्टर कौन से टाइप का कंप्यूटर है, बताना है आपको यहाँ पर जल्दी से, माइक्रो माइक्रो आना स्टार्ट हो चुका है। अरे वाह, चलो तो यहां पर अगर आपसे टाइड प्रिडिक्टर बोले, टाइड मतलब वेव्स, और वेव्स जो होंगी समुद्र की लहरें, वो सिग्नल के रूप में होंगी, और सिग्नल के रूप में डाटा को कौन दिखाता है, एनालॉग कंप्यूटर दिखाता है। एनालॉग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5 पर। फैक्टा इनमें से कौन से प्रकार का कंप्यूटर है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क हो जाएगा, और होमवर्क केवल ये नहीं है किसका आंसर कर दोगे ABCD और काम बन गया, ना ना। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में ये है आपका, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को, किसका इस्तेमाल कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब बनाया गया, वो सारी चीजें, ठीक है। चलो तो अपनी क्लास को आज हम यहीं पर सबमिट करते हैं, पूरा सिमटा देते हैं इस क्लास को यहाँ पर। और एक और चीज मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो क्लास होती है ना आपकी, ये क्लास आपकी डेली 1 बजे होगी। आज पहला दिन था इसका 01 NCERT आपकी कंप्यूटर हो रही है, तो अगर कंप्यूटर के साथ आप आगे भी कुछ करना चाहते हो तो भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है।
चलो तो आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यूपीएसआई में अगर आप या आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई का सूरवीर बैच एग्जामपुर की तरफ से लॉन्च हो चुका है, तो उस क्लास को भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और लीजिए। चलिए क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 1 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।